तो अगला है तनाव प्रबंधन। तो ये क्या है? आंतरिक और बाह्य उद्दीपक के कारण जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जो साम्यावस्था में व्यवधान और चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करती है। ठीक है? अब हांस सेले हैं, उसने क्या बोला था? हांस सेले ने बोला था किसी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया है। फिर विशेषताएँ क्या होती हैं तनाव प्रबंधन की? सॉरी दबाव। तो दबाव क्या है? दबाव एक गत्यात्मक और मानसिक संज्ञानात्मक अवस्था है। गत्यात्मक, मानसिक और संज्ञानात्मक अवस्था है। यह प्रतिक्रिया हो सकता है, प्रक्रिया हो सकता है और अभिप्रेरक हो सकता है। फिर दबाव समस्थिति को विघटित करता है और असंतुलन उत्पन्न करता है। फिर दबाव ऊर्जा प्रदान करता है और मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करता है तथा निष्पादन को प्रभावित करता है। ठीक है? दबाव ना तो उद्दीपक है और ना ही एक अनुक्रिया है, बल्कि व्यक्ति तथा पर्यावरण के मध्य एक सतत व्यवहार की प्रक्रिया है। यह आत्मनिष्ठ है और व्यक्तिगत प्रतिक्षण अलग-अलग साधन और क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है? फिर दबाव के प्रकार क्या हैं? तो यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। दबाव का वह स्तर जो हमारे लिए लाभकारी है, वो है यूस्ट्रेस, जो निष्पादन को बढ़ाता है और कार्य पर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है? फिर क्या है डिस्ट्रेस? तो ये तनाव का बढ़ा हुआ स्तर है जो कार्य में व्यवधान डालता है और निष्पादन को घटाता है। ठीक है? फिर यूस्ट्रेस होता है सकारात्मक, डिस्ट्रेस होता है नकारात्मक। यूस्ट्रेस उत्सुकता उत्पन्न करता है, डिस्ट्रेस दुश्चिंता उत्पन्न करता है। यूस्ट्रेस अल्पकालिक होता है, डिस्ट्रेस दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों हो सकते हैं। फिर डिस्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट होता है वो घटनापरक होता है, जैसे कि अपनी साइकिल का पंचर होना, और क्रोनिक होता है जो लंबे समय तक होता है, पर ये मतलब हल्का होता है, ठीक है? और ये जैसे कि तलाक होना, ठीक है? फिर कारकों के आधार पर दबाव के प्रकार। तो कुछ होते हैं भौतिक और पर्यावरणीय दबाव के कारण। पर्यावरणीय दबाव, तो भौतिक और पर्यावरणीय दबाव। तो भौतिक दबाव क्या है? वे मांगे हैं जिसके कारण हमारे शरीर में दशा परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। हमारे तनाव हम तनाव का अनुभव करते हैं, जैसे अधिक शारीरिक श्रम या फिर पौष्टिक भोजन की कमी, चोट, निद्रा की कमी। फिर पर्यावरणीय दबाव, ये क्या है? हमारे परिवेश की वैसी दशाएँ हैं जो प्राय अपरिहार्य हैं, मतलब इनको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, ग्रीष्मकाल की गर्मी, सर्दी, ये सब। फिर मनोवैज्ञानिक दबाव, तो ये तो हो गए भौतिकी और पर्यावरणीय दबाव। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। तो ये क्या है? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं। ये दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं और इनका आंतरिक स्रोत होता है। फिर मनोवैज्ञानिक दबाव के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि कुंठा, द्वंद, आंतरिक व सामाजिक दबाव। फिर कुंठा क्या है? तो जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करता है। तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और परिस्थिति भी हो सकती है जिसके कारण हमारी आवश्यकता और अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाती हैं। ठीक है? जो हमारे इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। अवरोध व बाधाएँ भौतिक व सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है? तो कारण हो सकता है जैसे सामाजिक भेदभाव, अंतर्वैयक्तिक क्षति और कम अंक प्राप्त करना। फिर है व्यक्तिगत अभिलक्षण, जैसे शारीरिक विकलांगता, अपूर्ण योग्यता, आत्मानुशासन का अभाव, तो ये कुंठा उत्पन्न करते हैं। फिर द्वंद क्या है? 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकताओं या अभिप्रेरकों में द्वंद उत्पन्न होता है। ठीक है? 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकता है, ठीक है? आवश्यकताएँ पर असंगत हैं, जिसके कारण हमारे अभिप्रेरक में द्वंद उत्पन्न होता है। जैसे पढ़ें या खेलें, जीवन मूल्य या फिर प्रशासनिक मूल्य कौन-सा अपनाएँ? फिर आंतरिक दबाव, तो ये उन विश्वास के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारी ही कुछ कौन-सी प्रत्याशाओं पे आधारित है, हमारी मतलब इच्छाओं पे आधारित हैं। जैसे कि मुझे हर कार्य में सर्वोत्तम होना चाहिए। इस प्रकार की प्रत्याशाएँ केवल निराशा ही करती हैं। अनेक व्यक्ति अपने लक्ष्य तथा अवास्तविक उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से स्वयं को प्रेरित करता है। ठीक है? फिर क्या है सामाजिक दबाव? तो उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो हमारे ऊपर अत्यधिक माँगे थोप देते हैं। यह दबाव तब और भी बढ़ जाता है, जब हमें इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनके साथ हम अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं। फिर है डोलार्ड और मिलर, इन्होंने कुंठा आक्रामकता की परिकल्पना की है। तो आक्रामकता कुंठा ही उत्पादन है, तो आक्रामकता का कुंठा ही उत्पादन है। तो सीधी बात है, ये कहता है डोलार्ड और मिलर, कुंठा आक्रामकता। तो कहता है कि पहले आवश्यकता होती है, अंतर्नाद होती है, उद्वेलन होती है,
फिर लक्षित व्यवहार करते हैं और फिर अपन को असफलता मिल जाती है। असफलता मिल जाने पे अपन वैकल्पिक मार्ग ढूँढते हैं। फिर वैकल्पिक मार्ग ढूँढ लिए तो अपन को द्वंद होता है। द्वंद होता है तो कुंठा उत्पन्न होती है और कुंठा उत्पन्न होती है तो आक्रामक हो जाता है अपना व्यवहार। तो ये बताता है कि कुंठा ही आक्रामकता की परिकल्पना है। कुंठा के कारण ही अपना आक्रामकता होती है व्यवहार में। तो ये किसने दिया था? डोलार्ड ने और मिलर ने। ठीक है। फिर सामाजिक दबाव, तो ये बाह्य जनित होते हैं, दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में मृत्यु, बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी। सामाजिक दबाव व्यक्ति व्यक्ति में बहुत भिन्न होते हैं। फिर द्वंद, द्वंद क्या है? आमतौर पर व्यक्ति द्वंद में जब पड़ता है जब परस्पर विरोधी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उद्देश्य और परिस्थिति के स्वरूप में उद्देश्य और परिस्थिति के स्वरूप पर निर्भर करता है ये। जीवन में 3 प्रकार के द्वंद का सामना करता है। एक तो प्रस्ताव द्वंद, यानी कि इस तरह द्वंद तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वांछित उद्देश्यों में चुनना पड़ता है। फिर एक होता है परिहार द्वंद, यानी कि अवॉइडेंस तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अवांछित लक्ष्यों में चुनाव करना पड़ रहा है। मतलब चाहता नहीं है पर उसको चुनना ही है, ठीक है? जैसे आगे कुआँ पीछे खाई। फिर एक होता है प्रस्ताव परिहार द्वंद। तो इस तरह के द्वंद में किसी व्यक्ति को सामान्य उद्देश्य का चुनाव करने और उसे नकारने दोनों के प्रति प्रबल रुझान होता है। या तो उसको मतलब एक्सेप्ट कर ले या फिर नकार दे। अब दोनों में द्वंद है। जैसे एक युवा द्वारा शादी से पहले सोच विचार करना। तो द्वंद के 3 प्रकार कौन-कौन से? प्रस्ताव द्वंद, फिर एक है परिहार द्वंद और एक है प्रस्ताव परिहार द्वंद। फिर लेजारस का दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये क्या है? दबावपूर्ण परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति के अनुक्रिया काफ़ी हद तक 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहले तो घटना का प्रत्यक्षण और व्याख्या एवं मूल्यांकन। तो ये कहता है कि पहले तो घटना होती है उसको प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है? फिर व्याख्या और मूल्यांकन करते हैं। अब व्याख्या और मूल्यांकन में भी 2 तरह का मूल्यांकन होता है। एक तो प्राथमिक। प्राथमिक क्या है? जब नई एवं चुनौतीपूर्ण वातावरण का पॉज़िटिव और नेगेटिव अथवा तटस्थ परिणामों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। फिर द्वितीय मूल्यांकन क्या है? जब प्रत्यक्षण ही दबाव घटना के रूप में हो। तो जब प्रत्यक्षण ही दबावपूर्ण घटना के रूप में हो, 2 बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सामना करने की योग्यता है या नहीं है, या व्यक्ति के पास व्यक्तिगत, भौतिक व सामाजिक संसाधन है या नहीं है। ठीक है? तो ये है। फिर यह मूल्यांकन विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न हो सकता है। यह मूल्यांकन अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति का पूर्व अनुभव क्या है, फिर घटना का नियंत्रणीय या अनियंत्रणीय होना, फिर व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसा है, उपलब्ध संसाधन है या नहीं और विचारधारा क्या है। तो ये किसने बताया है? लेजारस ने। लेजारस ने बताया है कि व्यक्ति की जो दबाव होता है, तब वो क्या करता है, तो वो पहले घटना का प्रत्यक्षण करता है, फिर व्याख्या करता है, मूल्यांकन करता है। और व्याख्या और मूल्यांकन भी 2 तरीके से होती है। पहले तो प्राथमिक मूल्यांकन जिसमें चुनौतीपूर्ण वातावरण का पॉज़िटिव, नेगेटिव है, उसका तटस्थ रूप में देखता है, उसके परिणामों के आधार पे। फिर द्वितीय मूल्यांकन जब करता है जब प्रत्यक्ष क्षण ही दबावपूर्ण घटना के रूप में हो। और यह भी 2 बातों पे निर्भर करता है कि व्यक्ति की सामना करने की योग्यता है या नहीं है और व्यक्ति के पास व्यक्तिगत या भौतिक व सामाजिक संसाधन है या नहीं है। फिर स्ट्रेस अप्रेज़ल, ठीक है? तो इसके तरीके हैं कि एक तो फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक है बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है। तो किसी दबाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि निम्न आयामों पर किसी विशेष दबावपूर्ण अनुभव का क्या स्थान है, जैसे तीव्रता, अवधि, जटिलता और भविष्य कथनीयता, ठीक है? तो अब आगे चलें, तो फिर इसमें देखते हैं दबाव के कारण क्या हैं? तो वे घटनाएँ जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती हैं। तो एक तो होती है व्यक्तिगत, जैसे रहन-सहन, जीवन शैली, भावनात्मक और बीमारी। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत। अब इसमें भी मनोवैज्ञानिक में जैसे भौतिकवाद, कुंठा, द्वंद, लालच, आर्थिक, फिर सामाजिक में आ गए पारिवारिक, फिर मित्र संबंध टूटना या फिर मृत्यु, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर पर्यावरण में आती हैं जैसे भीड़-भाड़, शोरगुल, अत्यधिक गर्मी, ठंड, प्रदूषण, दुर्गंध, प्रकाश। फिर संगठनात्मक में आती है जैसे मूल्यांकन, पारिश्रमिक, कार्यप्रणाली क्या है, स्थानांतरण, पदोन्नति, तकनीक, विवाद, प्रतिस्पर्धा। अब जीवन घटनाएँ होती हैं, तो ये अपन देख रहे हैं दबाव के कारण, तो होती हैं वो जीवन घटनाएँ। ये वो घटनाएँ जो एकाएक उत्पन्न होती हैं और धीरे-धीरे घटित होने वाली परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो ये एकाएक उत्पन्न होने वाले हैं और धीरे-धीरे घटित होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे वे हमारी दिनचर्या को बाधित करती हैं, जैसे योजनाबद्ध, जैसे घर बदल कर नए घर में जाना, फिर अपूर्वान्वित होना।
तो अपूर्वानुमानित होना यानी किसी दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना। तो योजनाबद्ध और अपूर्वानुमानित होना, फिर परेशान करने वाली घटनाएँ होती हैं। इस प्रकार के दबाव की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जैसे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती हैं ये। फिर जैसे कोलाहलपूर्ण परिवेश, प्रतिदिन का आना-जाना, झगड़ालू पड़ोसी, बिजली-पानी की कमी, यातायात की भीड़-भाड़। फिर अभिघातज घटनाएँ होती हैं कुछ। इनके अंतर्गत अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि शामिल होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई देता है। कभी-कभी ये प्रभाव दुश्चिंता, अतीतावलोकन, स्वप्न या अंतर्वैधी विचार यानी कि एंग्ज़ायटी ये सब इत्यादि के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं और तीव्र अतिघातक के कारण संबंध में भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर दबाव के लक्षण प्रभाव क्या हैं? तो भावनात्मक एक होते हैं, एक जैविक होते हैं, एक संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। भावनात्मक जैसे दुश्चिंता, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या, लज्जा, आत्मघाती विचार, निराशावादी सोच। फिर जैविक या शरीर क्रियात्मक में आते हैं पाचन तंत्र प्रभावित, हृदय गति में वृद्धि, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़न, फिर थकावट, दुर्बलता, अत्यधिक कम नींद, कमजोर रोग, प्रतिरोधक क्षमता। फिर है संज्ञानात्मक में मानसिक अतिभार है, ठोस निर्णय लेने क्षमता में कमी, गलत निर्णय, कुतर्क, असफलता, एकाग्रता में कमी, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। फिर व्यवहारात्मक में क्या है? अशांत, अनिद्रा, रोना, दिखावा, झूठ, कार्य निष्पादन में कमी, अनुपस्थिति में वृद्धि, रिश्तों से पलायन, एकाकीपन। फिर बर्नआउट क्या है? तो दबाव के लगातार रहने के कारण व्यक्ति में उत्पन्न शारीरिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था है। शारीरिक परिश्रांति हो गई जैसे दीर्घकालिक थकावट है, कमजोरी है, ऊर्जा की कमी है। फिर मानसिक में जैसे उत्तेजना, दुश्चिंता, असहायता, निराशा की भावना। ये तो है बर्नआउट, ठीक है? फिर है अभिघातज उत्तर दबाव विकार। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये क्या है? तो व्यक्ति अभिघातज पहुँचाने वाले अनुभवों को बारंबार अनैच्छिक रूप से सोचता है और वे पूर्व दृश्य बार-बार उसके मन को कौंधते हैं और तथा काफ़ी समय तक बीत जाने पर भी उस घटना से संबंधित विचार उसे भयंकर रूप से ग्रस्त किए रहते हैं। फिर मूल्यांकन आशंका, ठीक है? तो दबाव की वह स्थिति जो किसी जाँच, मूल्यांकन वाले परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है। जाँच या मूल्यांकन वाले परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है। इसे सामान्यतः परीक्षा दुश्चिंता भी कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति मूल्यांकन की जाने वाली स्थितियों में अपने लिए व्यक्तिगत खतरा समझते हैं। अप फिर तनावग्रस्त, आशंकित, अधीर और सांवेगिक रूप से भाव प्रबोधित होते हैं। फिर एकाग्रता की कमी, असफलता का भय, असहायता की भावना, प्रतिष्ठा सम्मान में कमी, ये सब समस्याएँ होती हैं। फिर सामान्य अनुकूलन संलक्षण जो हेन्स रैले द्वारा प्रतिपादित है, ये दबाव के सतत बने रहने और शरीर में घटनाओं की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं, सचेत प्रतिक्रिया यानी अलार्म रिएक्शन। दबाव की उपस्थिति के कारण एड्रेनलिन, पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र सक्रिय हो जाता है। एड्रेनल और पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति संघर्ष या पलायन के लिए तैयार हो जाता है और दबाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। फिर प्रतिरोध, तो ये क्या है? जब दबाव दीर्घकालिक हो तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के संसाधनों को अधिक सावधानीपूर्ण उपयोग करने को उद्यत करता है। और व्यक्ति खतरे का सामना करने के लिए मुकाबला करने का प्रयास करता है, ठीक है? फिर परिश्रांति, तो इसमें क्या है दीर्घकालीन प्रतिक्रिया के कारण शरीर संसाधन खत्म हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। फिर मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान, तो ये क्या है? मन, मस्तिष्क, प्रतिरक्षक तंत्र के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पे? मन पे, मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र पर दबाव का अध्ययन करता है ये। तो जैसे कोई भय और क्रोध और शत्रुता है, तो ये है, तो इससे क्रोध विस्फोट होता है, क्रोधावेश प्रदर्शन होता है, विनिर्मित होता है, निराशा की भावना आती है और एक दवा वाले हार्मोन निकलते हैं। फिर इससे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो दुर्बल पड़ जाता है और मानसिक या शारीरिक बीमारी हो जाती है। फिर है संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी, तो ये क्या है? विकास इसका होता है, इसको दिया था होम्स और राहे के द्वारा। भारतीय समुदाय के लिए सिंह, कौर और कौर ने इसको दिया है। तो संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी, तो ये है, ये बोलती है 51 परिवर्तनों की एक आत्म निर्धारण प्रश्नावली है जिसका किसी व्यक्ति से अनुभव किया जाता हो। प्रत्येक जीवन घटना को उसकी गंभीरता के आधार पर एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान किया जाता है।
फिर जैसे जीवन साथी की मृत्यु हुई तो 95, व्यक्तिगत बीमारी चोट के लिए 56, फिर इसके आधार पर योगफल आएगा वह व्यक्ति का दबाव अंक होगा, ठीक है? तो इसमें सीधी बात है जो दबाव है उसको माप रहे हैं, तो संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी। फिर है दबाव प्रबंधन, कोपिंग साइकिल कैसे करते हैं, कोपिंग स्टाइल। तो दबाव प्रबंधन, तो ये दबाव के प्रति गत्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है। तो गत्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है, ठीक है, स्थिति विशिष्ट है पहली बात तो ये। फिर दबाव के प्रति कुछ निश्चित मूर्त अमूर्त अनुक्रियाओं का समुच्चय है जिसका उद्देश्य है समस्याओं का समाधान कर दबाव को कम करना है, ठीक है। फिर प्रबंधन तकनीकें उसमें आती हैं जैसे मनोवैज्ञानिक बदलाव, जिसमें आता है असह्य आदतों पे विजय, जैसे पूर्णतावादी होने को छोड़ देना, परिहार यानी चुनौतियों का कम आकलन, फिर विलंबन यानी जरूरी कार्य करने में मतलब अपन को देर नहीं करना चाहिए, फिर टालने की प्रवृत्ति से निपटना। तो असह्य आदतें उन पे पहले अपन को विजय पा लेनी चाहिए। फिर है सविवेक चिंतन, तो उत्तेजक विचार हैं जैसे दुश्चिंता है, अविवेक विचार उनको बाहर करना, ठीक है? इसमें सविवेक चिंतन में फिर पॉजिटिव सोच रखना और एक है सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति है वास्तविकता का सही आकलन, ठीक है? फिर सहिष्णु और समन्वय का भाव, ठीक है? नए विचारों के लिए खुलापन और हंसमुख स्वभाव, ठीक है? तो ये है सकारात्मक अभिवृत्ति। फिर है तो इसमें अपन आगे मनोवैज्ञानिक बदलाव में क्या कर सकते हैं अपन, एक तो असह आदतों पे विजय पा लें, सविवेक चिंतन कर लें और एक क्या है सकारात्मक अभिवृत्ति अपना लें। फिर सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, तो दबाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तकनीक है सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। एक आत्मनिष्ठ और अनुभव है जिसमें प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग इमेजिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, इसमें इससे पूर्व व्यक्ति वास्तविकता के अनुकूलन एक लक्ष्य निर्धारित करता है। तो इससे पूर्व व्यक्ति वास्तविकता के अनुकूलन एक लक्ष्य निर्धारित करता है। मन शांत हो, शरीर विश्राम अवस्था में हो तो आंखें बंद कर ले, ठीक है। और अवांछित विचारों के हस्तक्षेप में कमी है तथा व्यक्ति को सृजनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। काल्पनिक दृश्य को वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सके जिसके द्वारा। फिर संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें, तो इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। मिचेन मॉब ने दबाव संचारण परीक्षण किया, एक प्रभावी विधि विकसित की व्यक्ति के नकारात्मक व अविवेकी विचारों के स्थान पे कौन सी सकारात्मक व सविवेकी विचार प्रतिस्थापित कर देना। तो ये क्या है दबाव संचारण प्रशिक्षण। तो मैचिन बॉम ने दिया था दबाव संचारण प्रशिक्षण। तो यह संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें हैं जिसमें आता है मिचिन में दबाव संचारण। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहले मूल्यांकन, समस्या की प्रकृति पर परिचर्चा करना और व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखना। फिर दबाव न्यूनीकरण की तकनीकें जिसमें विश्रांति हो सकती है, आत्म अनुदेशन को सीखना, ठीक है, ये सब है। फिर अनुपयोग और अनुवर्ती कार्रवाई। फिर है जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक। तो वह प्रक्रिया है जिसमें दवा द्वारा शरीर क्रियात्मक पक्षों का परिवीक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। वर्तमान कालीन शरीर शरीर क्रियाएं क्या हो रही हैं, इसके साथ विश्रांति परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैव प्रतिप्राप्ति प्रशिक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो अवेयरनेस, फिर कंट्रोल और फिर ट्रांसमिंग। तो अवेयरनेस में किसी विशिष्ट शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया यानी हृदय गति के प्रति जागरूकता। फिर कंट्रोल, शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को शांत व्यवस्था में नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। और ट्रांसमिंग, उस नियंत्रण को सामान्य दैनिक जीवन में अंतरित करना, ठीक है। तो ये है एसीटी आता है इसमें जैव प्रतिप्राप्ति प्रशिक्षण में। फिर है स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन में एक तो विश्रांति की तकनीकें होती हैं जिसमें मन को शांत और शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए गहन श्वसन के साथ पेशी शिथिलीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर एक है आहार, जिसमें भोजन में संतुलित भोजन, पोषक तत्व हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हो। फिर व्यायाम जिससे रक्त संचार बढ़ता है, श्वसन क्रिया मजबूत होती है, स्फूर्ति आती है और हृदय की दक्षता में सुधार होता है। फिर योग ध्यान प्रक्रियाएं, तो चेतना की परिवर्तित स्थिति है, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं इससे। तो चेतना की परिवर्तित स्थिति है ये। फिर अन्य युक्तियां, तो समय प्रबंधन, जीवन के उद्देश्य का बोध, आत्मसम्मान, स्थिति स्थापन, ये सब अन्य युक्तियां। फिर संगठनात्मक स्तर पर स्वस्थ वातावरण व कार्य दशाएं, प्रभावी संप्रेषण, उचित एवं प्रभावी अभिप्रेरणा। फिर भूमि स्पष्टीकरण, सुरक्षा एवं सम्मान, समूह भावना का विकास, अनौपचारिक संबंध, ये सब है। फिर एडलर एवं पार्कर द्वारा
युक्त युक्तियाँ हैं कुछ, जिसमें आती है कृत अभिविन्यास युक्ति। तो दबावपूर्ण स्थिति के प्रति सूचना एकत्र करना, सकारात्मक विकल्पों की तलाश करना, यानी टास्क ओरिएंटेड। कृत अभिविन्यास युक्ति। फिर इसमें संभावित परिणामों की जाँच की जाती है और प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है? समस्या समस्या समाधान किया जाता है। फिर संवेग अभिविन्यास में इमोशन ओरिएंटेड, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, मन में पॉजिटिव विचार लाना, अपने आप को समझाना, ये है। फिर परिहार अभिविन्यास युक्ति, जिसमें अवॉइडेंट ओरिएंटेड, जिसमें दबावपूर्ण विचार अथवा दबाव की गंभीरता को नकारना और उसकी जगह आत्मरक्षक विचारों को लाना। फिर लेजारस और फॉकमैन की युक्ति है। तो इसका सामना करने के लिए 2 अनुक्रियाएँ बताई गई इसमें, समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। समस्या केंद्रित होती है सूचना एकत्रीकरण करना और ऐसे कार्य जो घटना को परिवर्तित करें, ठीक है? फिर व्यक्ति को जागरूकता, ज्ञान के स्तर पर विभिन्न विकल्पों में बढ़ोतरी होती है। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोगी है। तो समस्या केंद्रित, पहले तो समस्या क्या है, उसके अनुसार अपन को सूचना एकत्र करें, फिर ऐसे कार्य जो घटना को परिवर्तित करें, उसको देखें। फिर जागरूकता होनी चाहिए, ज्ञान के स्तर में और विभिन्न विकल्पों में बढ़ोतरी हो जाती है। फिर संवेग केंद्रित, समस्या के प्रति नहीं अपितु संवेग के प्रति इसका उपयोग करते हैं, संवेग को कम करना, ठीक है? तो ये है। फिर मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, ठीक है? जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। फिर ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर की संरचना, विकास, कार्यप्रणाली, रखरखाव शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से हैं, जो हमें जीवन में दर्द, निराशा, उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। फिर बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है? कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है? और फिर है, ये क्या करती है, हमारी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती है। फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना, हमें आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारी निजी मान्यता और मूल्यों को दर्शाता है, ठीक है? फिर सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? संतोषजनक रिश्ते का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। फिर दवा प्रतिरोधी व्यक्ति क्या है? ये तो कोबासा ने दिया था। ये कहता है ये व्यक्ति होते हैं जिनमें उच्च स्तर का दबाव होता है किंतु निम्न रोग होते हैं। ठीक है? इनमें 3 विशेषताएँ होती हैं जिन्हें संयुक्त रूप से दृढ़ता कहते हैं, हार्डीनेस के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रतिबद्धता जो होती है कार्य, रुचि, परिवार और सामाजिक जीवन के प्रति। ठीक है? फिर होता है नियंत्रण, जीवन पे और स्थितियों पे और चुनौतियों का सम्मान। तो हार्डीनेस की 3 क्या होती हैं विशेषताएँ? प्रतिबद्धता, नियंत्रण और चुनौतियों का सामना। अर्थात वे जीवन के परिवर्तन को सामान्य तथा सकारात्मक समझते हैं, ना कि कोई खतरा। तो दृढ़ता के बारे में अपन डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? अपने बारे में, संसार के बारे में, उनके बीच अंतरक्रिया के विषय में कुछ विश्वास का एक समुच्चय होता है। ठीक है? तो क्या है, अपने बारे में, संसार के बारे में तथा उनके बीच अंतरक्रिया के विषय में कुछ विश्वासों का समुच्चय होता है। इसका निर्माण कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, हमारे जीवन पर नियंत्रण, चुनौतियों की भावना से होता है। ठीक है? तो इसका निर्माण वही है, उन सब चीज़ों को ही लेना है, प्रतिबद्धता जो कार्य कर रहे हैं, फिर उस पे जीवन पर नियंत्रण का बोध और चुनौतियों की भावना से होता है। ठीक है? फिर जीवन कौशल क्या है? अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएँ हैं, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की माँग और चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है? निम्न गुण का संकलन है, जैसे अग्रहीता, समय प्रबंधन, सविवेक चिंतन, संबंधों में सुधार, समय की देखभाल, असहाय आदतों पे विजय पाना। फिर अग्रहीता क्या है? तो अग्रहीता है एक ऐसा व्यवहार या कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, विचारों के सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। तो ये व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावनाओं को, आवश्यकताओं और इच्छाओं और विचारों को सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक है। फिर ये ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी के निवेदन को अस्वीकार करना, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करना, खुलकर ऐसे संवेग जैसे प्रेम, क्रोध इत्यादि को अभिव्यक्त करना। यदि आप आग्रही हैं, तो आप में उच्च आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और
अस्मिता की अटूट भावना होती है। फिर समय प्रबंधन, जिन कार्यों को महत्व देते हैं, उनका परिपालन करने में समय लगाएँ। उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हों, ठीक है? फिर अपनी जानकारियों की वास्तविकता का बोध हो, कार्य को निश्चित समय अवधि में कर पाएँ। जैसा हम समय व्यतीत करते हैं, वैसा ही जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। फिर समय का सदुपयोग सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सविवेक चिंतन, विकृत चिंतन और अविवेकी विश्वासों को चुनौती देता है। संभावित अंतर्वेदी नकारात्मक दुश्चिंता उत्तेजक विचारों को मन से निकालना है सविवेक चिंतन, सकारात्मक कथन करना है। फिर सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या है? जीवन के प्रति सकारात्मक और भाव, जीवन उद्देश्य उत्तरदायित्व की भावना है। तो जीवन के प्रति सकारात्मक भाव या फिर जीवन उद्देश्य व उत्तरदायित्व की भावना है। वास्तविकता का सही प्रत्यक्षण करना है और सहिष्णुता है, नए विचारों का खुलापन, ये सब सकारात्मक अभिव्यक्ति है। फिर संबंधों में सुधार कैसे लाते हैं? इसके लिए 3 कौशल आवश्यक हैं। लिसनिंग, फिर अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेसिवनेस और दूसरों के भावनाओं व मतों को स्वीकारना। तो लिसनिंग क्या है? दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा है उसको सुनना। अभिव्यक्ति करना है अभिव्यक्ति करना कि आप वैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, ठीक है? तो ये सब है। फिर तो इसमें क्या है? संबंधों के सुधार में 3 आवश्यक कौशल है, सुनना, अभिव्यक्त करना, दूसरे के मतों को स्वीकार करना। फिर स्थिति स्थापन, तो ये क्या है? दबाव या विपत्ति के समय होते हुए भी पुनः अपने स्थान पर या पूर्व स्थिति में वापस आना। स्थिति स्थापन की संकल्पना, निर्धारण, आत्म अर्थ और आत्मविश्वास, स्वायत्ता, आत्मनिर्भरता की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है? फिर इसके 3 साधन होते हैं, मेरे पास है, मैं हूँ और मैं समर्थ हूँ, ठीक है? तो स्थिति स्थापन, जो तो बस वही है, मेरे पास है, मैं हूँ और मैं समर्थ हूँ। स्थिति स्थापन यानी दबाव और विपत्ति के होते हुए भी पुनः अपने स्थान या पूर्व स्थिति में वापस आना। फिर निम्नलिखित कारकों को अपनाकर सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, जैसे आहार, जिसमें भोजन, पेशियों को पोषण, परिसंचरण को, सीधी बात है आहार लिख देंगे, जिसमें संतुलित भोजन सेवन कर सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। भोजन समय अनुकूल और विविध प्रकार का होना चाहिए। फिर व्यायाम, नियमित व्यायाम दवा के प्रबंध में सहायक है और अवसाद को कम करते हैं। फिर है सामाजिक अवलंब। सामाजिक अवलंब इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व है जिन जिनमें हम विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए तथा हम उनके लिए मूल्यवान है। सामाजिक अवलंब, तो ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व है जिनमें हम विश्वास करते हैं और जो हमारे लिए और हम उनके लिए मूल्यवान हैं। इसमें 3 प्रकार का होता है। मूर्त अवलंब, किसी धन या वस्तु से मदद करना। फिर होता है सूचनात्मक अवलंब, दूसरों के अनुभव जानना। और सांवेगिक अवलंब, मैं हूं ना, तू मेरे लिए मूल्यवान है, ये सब। फिर प्रत्यक्षिक अवलंब क्या है? तो सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता, जैसे सामाजिक जालक्रम अर्थात सामाजिक अवलंब की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब सीधी बात है, उसकी जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा होना चाहिए उसकी मात्रा से, क्योंकि हम कुशलक्षेम से संबंधित हैं। तो ये क्या है? सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता क्या है? तो सामाजिक जालक्रम यानी सोशल नेटवर्क अर्थात सामाजिक अवलंब की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो गुणवत्ता महत्वपूर्ण है ज़्यादा, किससे? उसकी मात्रा से। बस यही है।